नमस्कार दोस्तों, मीडिया एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी जाएगी और वह महत्वपूर्ण विषय है न्यायालय की अवमानना। तो आइए जानते हैं न्यायालय की अवमानना के बारे में। हमारे संविधान के अधीन संघ और राज्य दोनों के लिए न्याय की एक ही प्रणाली है जो संघ और राज्य की विधियों का प्रशासन करती है और इस पूरी प्रणाली के शीर्ष पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के तहत विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के नीचे अन्य न्यायालय है जिसे संविधान में अधीनस्थ न्यायालय कहा गया है। न्यायालय और मीडिया का गहरा संबंध है। अखबारों के अधिकतर स्थान पर और टीवी समाचार चैनलों के अधिकांश समय पर अपराध समाचार जो है वह छाए हुए रहता है। किसी अपराध का अंतिम निर्णय न्यायालय में ही होता है, इसलिए पत्रकारों को अक्सर न्यायालय से रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। न्यायालय की रिपोर्टिंग करते समय एक पत्रकार को बहुत ही अधिक सावधानी बरतनी होती है। हमारे मूल संविधान में न्यायपालिका के गठन, न्यायालयों के सोपान क्रम, न्यायिक शक्तियों का वितरण, न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अर्हताएं, न्यायाधीश के पद अवधि और उनके वेतन आदि का तो विस्तार से उल्लेख किया गया था, लेकिन न्यायालय की अवमानना के मामले में हमारा संविधान मौन था। इसलिए संसद द्वारा वर्ष 1952 ईस्वी में एक अधिनियम द्वारा न्यायालय की अवमानना का उल्लेख किया गया। लेकिन वर्ष 1952 के इस अधिनियम में अवमानना को सही से परिभाषित नहीं किया गया था। इसलिए वर्ष 1971 में एक नया अधिनियम लागू किया गया जिसे न्यायालय की अवमानना का अधिनियम 1971 कहा गया। इस अधिनियम के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ है जानबूझकर न्यायालय का निर्णय, निर्देश, डिक्री, आदेश, रिट को किसी भी माध्यम के द्वारा प्रकाशन या प्रसारण द्वारा निंदा करना। अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित कृत्यों को न्यायालय की अवमानना माना जाएगा यदि किसी मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम द्वारा ऐसा कुछ प्रसारित किया जाए जो न्यायालय अथवा माननीय न्यायाधीशों की निंदा करने वाला हो, जो न्यायालय अथवा माननीय न्यायाधीशों के प्राधिकार को कम करने वाला हो, जो न्यायालय पर पक्षपात का आरोप लगाता हो, जो न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता हो या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता हो, जो किसी भी प्रकार से न्याय प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप करता हो अथवा हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता हो अथवा इस कार्य में अवरोध पैदा करता हो या फिर इस कार्य में अवरोध पैदा करने की प्रवृत्ति रखता हो। वर्ष 1952 के इस अधिनियम में न्यायालय की अवमानना को समुचित रूप से परिभाषित कर दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार न्यायालय की अवमानना दो प्रकार की होती है, एक दीवानी और दूसरा फौजदारी अवमानना। दीवानी या सिविल न्यायिक अवमानना में यदि जानबूझकर अदालत के किसी फैसले, डिक्री, आदेश, निर्देश, रिट या किसी न्यायिक प्रक्रिया की अवज्ञा की गई हो अथवा अदालत में दी गई किसी शपथ का उल्लंघन किया गया हो तो इस कृत्य से हुई न्यायालय की अवमानना को दीवानी या सिविल अवमानना कहा जाता है। फौजदारी या आपराधिक न्यायिक अवमानना में ऐसा कोई भी कृत्य जिससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचती हो या उस कृत्य में बाधा पहुंचाने की प्रवृत्ति हो या जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुंचती हो तो उसे फौजदारी या आपराधिक अवमानना कहते हैं। आपराधिक अवमानना सीधे तौर पर मीडिया से संबंधित है और इसके प्रावधान मीडिया को प्रभावित करता है। जब कोई मीडिया कर्मी किसी अदालती आदेश, निर्णय आदि की चर्चा करता है या उसका विश्लेषण करता है तो वह न्यायालय की आपराधिक अवमानना के दायरे में आ सकता है। अधिनियम में न्यायालय की आपराधिक अवमानना को बहुत ही गंभीर अपराध माना गया है, इसलिए इसकी सुनवाई प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था जिसमें पत्र पत्रिकाएं और समाचार चैनल भी शामिल हैं किसी न्यायाधीश की योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता या ईमानदारी पर उंगली उठाता है तो इस कृत्य से जनता के बीच न्यायालय की छवि धूमिल होती है और न्यायिक प्रक्रिया से उसका विश्वास उठने लगता है। इसी प्रकार यदि न्यायालय या
उससे उस पर किसी भी तरह का कोई संदेह किया जाता है तो इससे न्यायालय की प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुंचती है। इसलिए न्यायालय की आपराधिक अवमानना के तहत कड़े प्रावधान किया गया है। चूँकि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को दिया गया है, इसलिए न्यायिक कार्य और फैसलों को भी इस मूल अधिकार से अलग नहीं रखा गया और मीडिया कर्मी समेत प्रत्येक नागरिक किसी भी न्यायिक कार्य या फैसले पर टिप्पणी कर सकता है और अपने विचार को रख सकता है, लेकिन यह टिप्पणी उचित, तर्कसंगत और युक्ति संगत होनी चाहिए और इस टिप्पणी में अमर्यादा या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के तहत न्यायालय के किसी अंतिम फैसले से असहमति तो जताई जा सकती है, लेकिन असहमति की अभिव्यक्ति के दौरान न्यायालय की प्रामाणिकता या उसकी योग्यता पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। यदि मीडिया द्वारा अदालत की योग्यता, प्रामाणिकता और उसकी निष्पक्षता पर किसी भी तरह का कोई आरोप लगाया जाता है तो इस कृत्य को न्यायालय की अवमानना माना जाएगा और आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब न्यायिक अवमानना के लिए किस तरह के दंड का प्रावधान किया गया है, इसके बारे में भी जान लें। न्यायालय की सिविल तथा क्रिमिनल अवमानना के लिए दंड के अलग अलग प्रावधान किया गया है। यदि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को फौजदारी अवमानना का दोषी पाया जाता है तो आरोपित व्यक्ति को न्यायालय 6 माह की साधारण कैद या 2000 रुपये तक के जुर्माने या 6 माह की साधारण कैद और 2000 रुपये तक के जुर्माने की सज़ा एक साथ सुना सकता है। लेकिन यदि अभियुक्त अपनी गलती मानकर सच्चे मन से न्यायालय से गुहार करे तो न्यायालय काफ़ी लचीले रुख अपनाता है। यदि न्यायालय आरोपित व्यक्ति की क्षमा याचना से संतुष्ट हो जाता है तो वह सज़ा को माफ़ भी कर सकता है और सज़ा को कम भी कर सकता है। सिविल अवमानना के मामले में अभियुक्त द्वारा क्षमा याचना करने पर उसे मानने या न मानने का अंतिम अधिकार न्यायालय के पास ही है। अगर मामले की सुनवाई की शुरुआत में ही क्षमा याचना कर दी जाए तो अदालतें अपेक्षाकृत काफ़ी लचीला रुख अपनाती है। न्यायालय द्वारा अवमानना के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को अपील करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय से पूर्व अनुमति लेना जरूरी हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यायालय के किसी आदेश या फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, लेकिन यदि कोई अदालत किसी न्यायिक अवमानना के मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दे तो अदालत के इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। अगर किसी व्यक्ति या संस्था को अवमानना के मामले में दिए गए किसी फैसले से कोई असहमति है तो वह फैसला सुनाए जाने वाले दिन से लेकर अगले 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अगर वादी पक्ष उच्च न्यायालय की पीठ के फैसले से भी सहमत नहीं है तो वह उच्च न्यायालय की पीठ के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में किसी उच्च न्यायालय या न्यायिक आयुक्त के खिलाफ अपील जो है वह 60 दिनों के भीतर की जा सकती है। तो दोस्तों, आज आपने न्यायालय की अवमानना के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह अगले वीडियो में आपको एक नए विषय के साथ जो है जानकारी दी जाएगी। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।